नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे मैथ के, साइंस के जो चैप्टर हमारे चल रहे हैं महत्वपूर्ण। आज अपन बात करेंगे साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में, यानी आवर्त सारणी से संबंधित जो चैप्टर है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इस एग्जाम की दृष्टि से किस तरह से इसमें से पर्सन आने वाले हैं आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो इसमें दो एक एक नंबर के पर्सन आने वाले हैं और एक 2 नंबर का, यानी कुल टोटल जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है। लेकिन बहुत ही आसान सा चैप्टर है, फिर भी कई बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है, तो आप निश्चित तौर पे ध्यान से अगर ये पर्सन भी कर लेते हो तब भी आपका जो एग्जाम में आने वाले जो पर्सन है वो आप आसानी से कर पाएंगे, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। तो देखिएगा, हम देखते हैं उसी तरह के पर्सन इसके अंदर, और उसको अच्छे से साथ में ही उसका पर्सनों के साथ साथ उसका उत्तर को भी समझते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में आए तो हम उस समय तक याद रख पाए। आपको एक बार और इसका अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आप निश्चित तौर पे इसको याद भी कर पाएंगे। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसके अंदर पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन है। हालांकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिक्त स्थान आने की ज्यादा चांसेस है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो एक एक नंबर के, यानी एक रिक्त स्थान आएगा और एक अति लघुतरात्मक पर्सन आने वाला है। तो चलिए, हमारा पहला जो पर्सन है ऑब्जेक्टिव टाइप अगर मान लो आता है तो आपको किस तरह से पहला पर्सन दिया है। वस्तुनिष्ठ जो पर्सन है निम्न में से उपधातु है। उपधातु कौन सी होती है? ठीक है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो सबसे पहला है सोडियम। सोडियम तो एक धातु होती है। क्लोरीन, क्लोरीन एक अधातु होती है। सिलिकॉन एक क्या हो सकती है? अधातु हो सकती है। और कार्बन, कार्बन हमें पता है अधातु होती है। तो ये जो सिलिकॉन जो है वो क्या है? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको उपधातु भी कहते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो गया? ये सिलिकॉन। दूसरा है निम्न में से उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? जिसका बाह्यतम कोष पूर्ण होता है, यानी बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। तो यहां पर हमारे पास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास पता है हमें कितने दो कार्बन, 6 कार्बन होते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोष में। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। और उसके बाद में बात करें हीलियम के अंदर, तो हीलियम के अंदर बाह्य कोष पूरा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले कोष के अंदर 2 पूरे होते हैं। मैंडलीफ के समय ज्ञात कुल तत्व थे। मैंडलीफ के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? 63, 56, 118 या 9? 63 तत्व मैंडलीफ के समय ज्ञात थे, तो बिल्कुल सही आंसर। 56 तत्व न्यूलैंड्स के समय ज्ञात थे। 118 अभी आधुनिक हम बात करें तो उसके अंदर 118, और 9 तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगला है न्यूलैंड्स के समय ज्ञात कुल तत्वों की संख्या। अभी हम बात करके आए हैं 63 है, 56, 118 या 9 है, तो 56 है। न्यूलैंड्स के समय कितने ज्ञात थे? न्यूलैंड्स के समय 56 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट हमारा अगला जो है रिक्त स्थान वाला पर्सन, उसको देखते हैं। रिक्त स्थान के अंदर हमारा जो पहला पर्सन है वो है परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। सूत्र क्या है? देखिएगा, सूत्र है 2n²। बाह्यतम कोष में अधिकतम, सॉरी किसी भी तत्व के किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ठीक है, उसका हमें निकालने का सूत्र है 2n²। n का मतलब होता है वो कौन सा कोष है। ठीक है, नंबर ऑफ जो सेल है उसके बारे में बात करते हैं, कोष के बारे में। अगला है धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति सामान्यतः होती है। कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। अधातु ऑक्साइड की अम्लीय होती है और धातु ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति होती है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी के अंदर हमें टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा दिखाई देती है, इस तरह की जो रेखा आपकी बनी हुई है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो कौन सी रेखा है? इसको हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु के तत्व होते हैं इसके अंदर, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे क्या है? उपधातु हैं। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया। किसने किया था? परमाणु संख्या के आधार पर। इससे पहले परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आधार किया गया था। जो सबसे हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो हमारे परमाणु संख्या के आधार पर है, और परमाणु संख्या वो है जिसने दी थी वो था हेनरी मोजले। कौन था? हेनरी मोजले, जिसने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो हेनरी मोजले ने दी थी, तो हमें हेनरी मोजले याद रखना है। तत्वों के गुणधर्म उसके का आवर्ती फलन होते हैं, तो किसके? परमाणु संख्या के। नेक्स्ट ऊपर वाला हम पढ़ के आए हैं, उसी के आधार पर परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु तत्वों के वर्गीकरण, मतलब जो परमाणु संख्या के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, तो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न जो हमारा पहला दिया हुआ है, मैंडलीव की आवर्त सारणी का कोई एक कमी लिखिए। मैंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, मैंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उसकी हमने बहुत सारी कमियां देखी, जैसे उसने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया था, ठीक है, समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया था, कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया था, ठीक है, कुछ असमान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया और समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। तो इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, आप उनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। अगला है डोबेराइनर की त्रिक का एक उदाहरण। डोबेराइनर ने तीन तत्वों के समूह बनाए थे, उसको हम त्रिक कहते हैं। यहां पर एक त्रिक है, जैसे लिथियम परमाणु जिसका द्रव्यमान होता है 7, सोडियम 23 और पोटेशियम 39। उसने कहा था इन दोनों का योग करके आप इसका औसत निकालो तो ये लगभग इसके बराबर आता है, ये हमें डोबेराइनर ने कहा था। अगला है न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या, अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप में 56। उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 न्यूलैंड के समय। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूहों की संख्या कितनी है, यानी वर्गों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। वर्गों की संख्या 18 है जबकि आवर्तों की संख्या क्या है? 7 है। आवर्त कैसे होते हैं? आवर्त की संख्या जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आवर्त है 1 2 ऐसे करके 7 है। और वर्गों की संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके ये वर्ग है, 1 से लेके कहां तक? 18। ये तो है वर्ग और ये होते हैं आवर्त, ठीक है। यानी आवर्त तो ऐसे 7 है, ऐसे तो लाइनें 7 है, लेकिन ऐसे खड़ी लाइनें कितनी है? वो है 18, वर्ग 18। किन्हीं दो उपधातुओं के नाम देखो, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक आपको बताया था, ठीक है, ये सारी उपधातुएं होती है, तो आप इसको लिख सकते हो, आप कोई भी दो लिख सकते हो यहाँ पर। अगला हमारा प्रश्न है किन्हीं दो अक्रिय गैसों के नाम लिखिए। अक्रिय गैस किसे कहते हैं? उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस वो गैस होती है जो किसी से दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती है, जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती आसानी से, या फिर हम कह सकते हैं जिसका बाह्यतम कोष पूरा होता है। जिसका बाह्यतम कोष पूरा होता है यानी जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही होते हैं, उसको हम अक्रिय गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। यहां पर देखिएगा कौन कौन सा है, जैसे हो गया हीलियम, हो गया नियोन, हो गया ऑर्गन, हो गया, ये सारे क्या है? उत्कृष्ट गैस है। ऑर्गन भी है इसके अंदर। ऑर्गन भी क्या है? अपना कोष पूरा होता है, 18 तत्व होने चाहिए, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाह्य कोष में 8 होते हैं पूरे पूरे। इसके बाद है मैंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की संख्या। हम पहले आधुनिक पढ़ के आए थे, आधुनिक में 18 वर्ग और 7 आवर्त। मैंडलीव की आवर्त सारणी में उस समय 8 वर्ग थे और 6 आवर्त थे। वर्ग यानी कैसे? हमने कहा था आवर्तों की संख्या तो ये होती है, ये 6 थे और इस तरह से कितने थे? 8 थे। इसके बाद है किसी भी कॉस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं ऐसा। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। n का मतलब क्या होता है? कौन से नंबर का कोष है, नंबर ऑफ कोष। इसके बाद में है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 1 से लगा के क्रम वाइज 10 तत्व है, पहले 10 तत्व है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये 10 तत्व हैं। इनमें से कौन कौन सी धातु है? तो सिर्फ 2 ही धातु है, वो है लिथियम और बेरिलियम। बाकी उप धातु और क्या है? अधातु है, ठीक है। धातुएं 2 ही है, लिथियम और बेरिलियम 2 ही धातु है। लिथियम और बेरिलियम 1 से लगा के 10 तत्वों में 2 ही धातु होती है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद लिखा है उस तत्व का नाम लिखिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 17 है। अब 2 8 17 को जोड़ लो, ठीक है। 2 और 8 कितने हो गए? 10 10 और 7 17। 17 नंबर पे हमारा क्या आता है? 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, तो हमारा आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा, ठीक है। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारे देखते हैं आपके 2 नंबर पे प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं उसको हम देखते हैं। तो 2 नंबर में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी बाएं, ये बायां भाग है, ठीक है, इससे हम दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार क्यों घटता है? देखिएगा, जब हम बात करते हैं ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है, इसके बाहर ये, तो आपको पता है नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन यानी प्लस होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बढ़ते जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसके अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे। प्रोटॉन क्या करते हैं? उसको अपनी तरफ खींच के रखते हैं।
तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ज्यादा खींचेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका परमाणु आकार घटता जाएगा, यानी परमाणु आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या हो जाता है, नाभिक की ओर ज्यादा खींचेगा, इससे उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। परमाणु आकार घटेगा या परमाणु त्रिज्या भी घट जाएगी। तो ये लिखा है नाभिक में आवेश बढ़ने से, नाभिक में आवेश का मतलब प्रोटॉन, यानी इसके अंदर क्या बढ़ेंगे, प्लस जो होते हैं प्रोटॉन जो होते हैं वो बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर ज्यादा मतलब ताकत से खींचेगा। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, एक नंबर वाले में एक प्रोटॉन, दो में दो, तीन में तीन प्रोटॉन, तो ऐसे ऐसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, जिससे उसकी परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। अगला प्रश्न है डोबेरेनर त्रिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो डोबेरेनर त्रिक या सिर्फ त्रिक पूछे तो क्या किया था, डोबेरेनर ने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया जिसके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म क्या थे, समान थे। डोबेरेनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान थे, इन्हें डोबेरेनर त्रिक कहते हैं। इसको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, ये भी आप लिख सकते हो, परमाणु द्रव्यमान या भार के बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है, इसने क्या किया, इस समूह में मध्य वाले यानी बीच में आने वाले तत्व, जैसे यहां पर लिखा हुआ बीच में आने वाले तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्व परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है, लगभग औसत के बराबर होता है। जैसे यहां पर मैं बताऊं तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं लिखूं 7 + 39 और फिर इसका औसत निकालूं, औसत का मतलब 2 का भाग, 2 संख्या है, 2 का भाग, ये कितना हो गया 46/2, 46/2 का मतलब क्या होता है 23। तो ये तो इसमें बराबर आ गया। कई में ऐसा हो सकता है 1 2 आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लगभग बराबर होता है। तो आपको एक ट्रिक इसका उदाहरण याद रखना है। ठीक है, क्या है, इस समूह में मध्य वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। और एक आप उदाहरण लिख के समझा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आपका जो जितने नंबर का है वो पूरे नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगला है आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग किसे कहते हैं और कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो देखिएगा यहां पर आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उसको हम आवर्त कहते हैं, यानी ऐसे वाली पंक्तियां जो ऐसे लाइनें होती है, जैसे कॉपी में लाइन होती है उसको पंक्तियां बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे इस तरह के स्तंभ हैं, उनको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को हम कहते हैं आवर्त, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम कहते हैं वर्ग या समूह भी कहते हैं, उसको वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग और 7 आवर्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा तो ये है। अगला है आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में क्या, सॉरी, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, उसका परमाणु आकार में क्या बढ़ेगा और धात्विक गुण क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु आकार का। तो जैसे जैसे हम पहले पढ़ के हैं, जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे यानी बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे आवर्त के अंदर, एक ही लाइन के अंदर बाएं से दाएं यानी इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे, तो आपको पता है उसमें परमाणु की संख्या यानी आवेश बढ़ता जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर खींचेगा, जिससे परमाणु आकार घट जाएगा। तो यहां पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की बात करें तो परमाणु त्रिज्या घटेगी तो परमाणु आकार अपने आप घट जाएगा। ठीक है, तो किसी भी आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, और ऊपर से नीचे की बात कर ले इसी तरह तो बढ़ता है, क्योंकि उसमें कोस ही बढ़ जाएगा तो बढ़ता ही है। अगर यहां से पूछ लेता ना ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है क्योंकि कोस की संख्या बढ़ जाती है। अगला है धात्विक गुण। आपको पता है सबसे पहले आवर्त सारणी की हम बनाते हैं तो आवर्त सारणी कुछ इस तरह से होती है हमारी। ठीक है, और यहां पर वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ जाती है। अब यहां से सारी होती है धातुएं, यहां क्या होती है, सारी धातुएं मेटल। ठीक है, इधर सारी धातुएं, धीरे धीरे इधर जाएंगे, ये उपधातु आ गया, फिर अधातु आ गया, यानी इधर से इधर जाने पर हमेशा धात्विक गुण कम होते जाते हैं, घटती जाती है। धात्विक गुण होता है वो घटता जाता है। तो हम बात करें आवर्त सारणी में जैसे जैसे संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है और धात्विक गुण कम होता है। तो हमें याद ध्यान रखना है, जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सॉरी धात्विक गुण होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत क्या है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमाएं या न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत कह दो या सीमाएं कह दो, उसकी आपको बतानी है, यानी क्या कमियां हैं। सीमाएं कह दो, कमियां कह दो, दोष कह दो, एक ही बात है। यहां पर सीमाएं भी लिखा हो सकता है, कमियां भी लिखा सकता है या दोष भी लिखा हो सकता है। तो आपको तीनों बातें एक ही ध्यान में रखनी है। अब देखो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था। न्यूलैंड्स ने जब तत्वों को उनके
परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा। न्यूलैंड्स ने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। और उसने कहा, क्या कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। इसकी तुलना उसने संगीत के 7 स्वरों से की। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, सबसे पहले ये लिखेंगे, या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखेंगे, उन्होंने कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुण हैं वो पहले तत्व के समान होते हैं, और इसकी तुलना संगीत के 7 स्वरों से की। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम कहते हैं। इसके बाद में देखो इसकी कमियां क्या रही, इसने क्या क्या कमियां छोड़ दी। सबसे पहला है, ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम हमारा 20 होता है, वहां तक ही लागू होता है। इसके बाद में ये सिद्धांत सही साबित नहीं हुआ। उसके बाद में है, न्यूलैंड्स ने ये कहा प्रकृति में कुल 56 तत्व और इतने ही रहेंगे, आगे भविष्य में कोई भी तत्व ज्ञात नहीं होगा। लेकिन वो बात गलत थी, आज हम 118 पढ़ रहे हैं, ये भी बात इसकी सही नहीं थी। यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर, कैल्शियम तक लागू होता है। तो कैल्शियम तक क्या होते हैं, कम परमाणु द्रव्यमान, मतलब परमाणु संख्या जिनकी कम होती है उनका परमाणु भार भी कम होता है, यानी हल्के तत्वों पर ही लागू होता है, भारी पर नहीं होता है। और उसके बाद में कुछ असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया एक ही स्तंभ में। जैसे उसने, हमने कहा निकल और कोबाल्ट है, निकल और कोबाल्ट को एक साथ रखा, पहले तो एक ही उसके अंदर रख दिया, वर्ग के अंदर, एक ही वर्ग के अंदर रख दिया, और फिर उसको किसके साथ रखा, जिसमें गैस होती है, जबकि निकल और कोबाल्ट क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कुछ असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया उसने, एक ही स्तंभ में या फिर कहीं एक ही वर्ग में उसने रख दिया, ठीक है। तो ये उसकी क्या थी, कमियां थी, किसकी, न्यूलैंड्स की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक पर्सन के अंदर ही मैंने सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है, इसको किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब हो सकता है आपको वो अलग अलग किसी तरह से पूछ ले, लेकिन आपको इसको तीनों टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, वो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। सबसे पहले मैनलिफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत लिखिए, यानी मैनलिफ ने आवर्त सारणी के सिद्धांत पर दी थी, वो सिद्धांत लिखना है। उसके बाद में यहां पर बताना है उसकी क्या उपलब्धियां थी और क्या कमियां थी, यानी एक तो हो गया मैनलिफ का सिद्धांत, उसकी उपलब्धियां और कमियां, 3 इंक्लूड है। तो सबसे पहले मैनलिफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या था। मैनलिफ ने यह कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान वाले तत्वों को उनको क्या रखा, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो तत्व है, हम तत्व की बात करें, तत्वों को जैसे ही उसने बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो कहा एक निश्चित स्थान के बाद में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो वापस से वो क्रम क्या आ जाएगा, जैसे 20 पिछले हम पढ़ते हैं ना न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक में उसने तो कहा था 8 नियम, बाद में इसने कहा था एक निश्चित स्थान के बाद में क्या होते हैं, आवर्ती फलन का मतलब रिपीट होते हैं, वो वापस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसे मैनलिफ का आवर्ती नियम, यानी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये मैनलिफ का आवर्त नियम या सिद्धांत हम कह सकते हैं था। अब इसकी उपलब्धियां क्या रही, देखो बहुत ही खास बात थी इसने। सबसे पहले इसने तत्वों को आवर्तों और वर्गों में व्यवस्थित किया। भाई आवर्त मतलब हमने कहा ना इस तरह से लाइनों में, और फिर उसको इस तरह से लाइनों में बांटा। तो सबसे पहले ऐसा आवर्त और वर्ग में बांटने का श्रेय है वो किसको जाता है, मैनलिफ को। और दूसरा बहुत ही इसको कह सकते हैं एक टैलेंटेड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुछ स्थान खाली छोड़ दिए और उन्होंने कहा ये तत्व भविष्य में ज्ञात होंगे, ठीक है, और उनके गुणधर्म तो उसने बता ही दिए 20 के समान होंगे, और वैसा बिल्कुल सटीक आंसर था उनका, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया था, कुछ स्थान खाली छोड़ दिया था, आगे भविष्य में ऐसे तत्व ज्ञात होंगे, और वास्तव में वैसा ही हुआ। तो मतलब बहुत टैलेंटेड, यानी ये इसकी क्या थी, उपलब्धियां थी, खासियत थी इनकी। उसके बाद में बात करते हैं मैनलिफ की कमियां भी रही, तभी तो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी वो है जो मैनलिफ की कमियों को दूर करके बनाई गई, ठीक है। तो उसने क्या क्या कमियां छोड़ दी थी मैनलिफ ने, तो देखते हैं। मैनलिफ ने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। उन्होंने कोई हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया, भाई हाइड्रोजन कहां पर आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, तो सबसे पहली कमी थी। दूसरा था उन्होंने क्या किया, जो तत्व के समस्थानिक होते हैं, यानी स्थान तो एक ही होता है लेकिन उनका परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है, उसके बारे में नहीं बताया, यानी उनको हम कहते हैं समस्थानिक। यानी मैनलिफ ने तत्वों के समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया, ऐसा कोई स्थान आवर्त सारणी में नहीं दिया। उसके बाद में कुछ स्थानों पर द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का भी पालन नहीं किया मैनलिफ ने। आप देखेंगे तो वहां पर आयोडीन का जो है वो परमाणु भार है, उसको पहले रख दिया गया, उसके बाद तत्व वाले को पहले रख दिया। तो इस तरह से वहां पर क्या किया गया कि कुछ स्थानों पर द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया। नेक्स्ट है यहां पर लास्ट जो पॉइंट है,
असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। कुछ ऐसे तत्व थे जिनके गुण अलग अलग थे, उनको एक साथ रख दिया। और कहीं पर ऐसा भी किया गया कि जो तत्व के गुण अलग अलग थे, मतलब एक जैसे थे, उनको अलग अलग रख दिया। तो ये इनकी क्या होगी, कमियां होगी। तो आपको ये पर्सन बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करने, कम से कम इतने पर्सन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 90 या 95 प्लस है तो आपको सारे पर्सन पूरे चैप्टर वाइज एकदम अच्छे से, पूरे बेसिक के साथ, पूरे मतलब 0 लेवल से लेके एकदम 100 लेवल तक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ताकि आप उस जो आपने अचीवमेंट सेट किया है उसको अच्छे से अचीव कर पाओ, यानी आपने जो टारगेट सेट किया उसको अचीव कर पाओ। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। अच्छे से इनको तैयार कर लेते हैं तब भी आपने, मैं कह रहा हूं, यानी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तब आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किए, निश्चित तौर पे आपको इससे जरूर फायदा होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।